हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 86 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग CFA लेवल 3। वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टैंडर्ड नंबर 3 व्हिच इज योर ड्यूटीज टू क्लाइंट्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स। एज यू कैन ऑलरेडी सी कि जो हमारा क्लाइंट्स का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर दिया गया है एज कम्पेयर टू योर एम्प्लॉयर्स, विच इज लाइक इम्प्लिसिटली कन्वेइंग द मैसेज कि हमारे जो क्लाइंट्स है वो ऊपर होंगे एम्प्लॉयर से, ठीक है। और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो अपने लिए करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले टॉप पे हमेशा क्लाइंट्स का इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयर्स एंड देन आवरसेल्व्स, ठीक है। अपने आप को ऊपर नहीं रखना, ना एम्प्लॉयर्स को ऊपर रखना। इट इज ऑलवेज द क्लाइंट्स हु आर द टॉप मोस्ट टुवर्ड्स इन दिस हायरार्की। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टैंडर्ड नंबर 4 विच इज योर ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इसमें 3 स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। जो फर्स्ट है इसमें, इट इज योर लॉयल्टी। लॉयल्टी रहनी चाहिए एम्प्लॉयर्स की तरफ। तो इसमें जो पूरा ये हाईलाइटेड या जो ये बोल्ड में है, दिस इज योर नथिंग, बट जो पूरी बुक में इसमें मेन पॉइंट है वो, उसके बाद इसका सारा इलेबोरेशन होगा, फिर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जैसे पुरानी वीडियोस में था, ये सब चीजें, ठीक है। तो मैं बस इसको रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इन मैटर्स रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, members and candidates must act for the benefit of their employer and not deprive the employer of the advantage of the skills and abilities, divulge confidential information or otherwise cause harm to their employers। इसका मतलब कुछ है, ये है कि मतलब जो अपने members और candidates है उसको पूरा, मतलब जो अपना बेनिफिट है उसको employer का बेनिफिट देखना चाहिए। ये हमेशा ये एक हिडन पोर्शन में है कि क्लाइंट्स के बेनिफिट के बाद, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयर का बेनिफिट देखना चाहिए। और कोई भी अपनी जो स्किल्स है आपके पास, लेट्स से सपोज कि मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल्स आती है, तो ये नहीं कि मैं अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल्स नहीं बताऊंगी किसी एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसे डाइवल्ज नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है और अपने जो एम्प्लॉयर है उसको हार्म नहीं पहुंचाना है किसी तरह से। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस। पूरा जो हमारा कंटेंट है, ये प्रोटेक्ट करना है हमें अपने इंटरेस्ट ऑफ द फर्म बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी कंडक्ट दैट वुड इंज्योर द फर्म, डिप्राइव इट ऑफ एनी प्रॉफिट, डिप्राइव इट ऑफ एनी स्किल्स और एबिलिटीज को, मतलब ये नहीं कि डिप्राइव करना है, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ये नहीं बोल रहा कि मेंबर्स और कैंडिडेट्स को कि जो इंपॉर्टेंट अपने पर्सनल या फैमिली ऑब्लिगेशंस है उसको तुम सबऑर्डिनेट करो। ये नहीं कि मतलब एम्प्लॉयर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए बेनिफिट, बट इसमें ये नहीं बोल रहे कि जो आपका इंपॉर्टेंट फैमिली और पर्सनल ऑब्लिगेशंस होंगे उसको ये नहीं कि सबऑर्डिनेट करना, उसको नीचे नहीं करना। अगर ऐसा कुछ है, जैसे मान लो आपको कोई फैमिली का इशू है, कोई सिक है या फिर आपके छोटे चिल्ड्रन है, तो उनका ये नहीं कि मतलब आप काम को ज्यादा फोकस कर रहे हो और उनपे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज जो हमारी पर्सनल फैमिली और फैमिली ऑब्लिगेशन होते हैं वो भी उतने ही जरूरी है जितने कि एम्प्लॉयर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, अपना आपस में बातचीत कर लेना, एम्प्लॉयर को बताना है कि मेरे पास ये फैमिली ऑब्लिगेशंस है और मैं हो सकता है कि मेरा टाइम उधर जाए, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना, अच्छे से बताना है उनको, और एक प्रॉपर आपकी ना मतलब अच्छे से बैलेंस हो जाना चाहिए वर्क और आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। अब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे, जैसे कि एथिकल वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, और कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक होता है, अलाइनमेंट होनी चाहिए उसको, और पूरा अनएथिकल जो बिहेवियर होता है उसको डिस्करेज करे। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, अगर मान लो कि मैं हूं जो मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, मैं किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर नहीं हूँ, तो मैं कैसे बिहेव करूंगी, तो इसमें ये भी पूरा, इस पूरे जो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स में ये पूरा रिटर्न है। मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स जो है इंडिपेंडेंट कंपेटिटिव अगर एक्टिविटी करे तो वो ये नहीं होना चाहिए कि जो उसका पुराने कोई एम्प्लॉयर है उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट में, आप मतलब कंपटीशन में नहीं करना, ये सब कंपटीशन में हो, बट ये नहीं कि उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं की। या हो सकता है कि जैसे आपका कोई मॉडल बनाया हो आपने, या फिर आपके कोई क्लाइंट्स हो, तो क्लाइंट्स का इन्फॉर्मेशन भी आप वहां से नहीं ले सकते हो, मतलब रिटर्न इन्फॉर्मेशन। ये नहीं बोल सकते कि मतलब आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो, आप ईमेल भेज रहे हो करंट जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको कि मैं चेंज करने वाली हूँ, मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने वाली हूँ, तो आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। दिस इज अनएथिकल, टोटली अनएथिकल। आप जो क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ अपनी मेमोरी में जितना स्टोर कर सकते हो वो उतने तक ही सीमित रहेगी। और इसमें ये इंगेज करें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस में, तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, और किन किन तरह की सर्विसेज वो देंगे ये सब चीज बताना पड़ेगा आपको, और पूरा प्रॉपर लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या होगी आपकी सर्विसेज की, कंपनसेशन कितना दोगे आप, ये सब चीज एक्सप्लेन होना चाहिए। और मेंबर्स और कैंडिडेट्स को जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो कंसेंट, एक एम्प्लॉयर से कंसेंट प्रोवाइड होनी चाहिए। अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस मींस एंगेजिंग इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस। ऑब्वियसली तुम अगर इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि तुम कॉम्पिटिटिव बिजनेस में जा रहे हो, जो भी अभी एम्प्लॉयर में हो, और उसके कॉम्पिटिशन बनने वाले हो इन फ्यूचर। जब हम लीव करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, मान लो दैट आई एम अबाउट टू लीव
वर्क प्लेस जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ और इंडिपेंडेंटली मतलब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, तो उसमें हमें कैसे बिहेव करना है. वी डू नॉट हैव टू लाइक वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, बट इसमें ये लिखा है कि हमें वी शुड नॉट एंगेज इन लाइक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए. जो भी रेजिग्नेशन है वो इफेक्टिव जब तक नहीं हो रही तब तक आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते. अपनी ड्यूटीज आपको उसी एम्प्लॉयर को अच्छे से पूरा फॉलो करनी पड़ेगी और आपको बेस्ट इंटरेस्ट में एम्प्लॉयर के काम करना पड़ेगा. और इसमें ये भी है कि जो वायलेशन है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स आप लेके जा रहे हो, या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर रहे हो, या फिर सॉलिसिटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स क्लाइंट्स प्रायर टू सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेसेशन मतलब जब आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टॉप हो रही है उससे पहले आप जो क्लाइंट का फॉर्मर क्लाइंट की सब चीज वो कर रहे हो, ठीक है, और सॉलिसिटेशन कर रहे हो और सेल्फ डीलिंग करने लग गए, आप इंडिपेंडेंटली जाके बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट और क्लाइंट लिस्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जनरली फ्री टू मेक अरेंजमेंट्स कर सकते हो आप लोग, मतलब कॉम्पिटेटिव बिजनेस में जा रहे हो आप, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तैयारी कर सकते हो, बट वो होना चाहिए कि एम्प्लॉयर की जो ड्यूटीज है वो ब्रीच ना हो. मतलब ये नहीं कि आप अपना काम करने लग गए और जो एम्प्लॉयर के काम दे रखा है उसके अगेंस्ट में. तो इसमें ये बोल रहे हैं मेंबर और कैंडिडेट हु इज कंटेम्पलेटिंग सीकिंग अदर एम्प्लॉयमेंट मे नॉट कॉन्टैक्ट, उसको कॉन्टैक्ट नहीं करना जो मैं बताती हूँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को. और इसमें बोल रहे हैं कि अगर इंटेंट है तो आपको नोटिस प्रोवाइड करना है किसको, एम्प्लॉयर को, कि आप रिजाइन कर रहे हो और जो जो पूरी फुल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है. अगर आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल या प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है तो वो सब लेके नहीं जाना, आपको मॉडल्स नहीं लेके जा सकते और ऐसे नहीं कर सकते. कोई नॉलेज एक्सपीरियंस जो आपने गेन की है वो, ठीक है, वो ये प्रोहिबिट नहीं करा कि जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है, क्योंकि वो तो आपसे छीन नहीं सकते, बट जो आपने मॉडल्स, जो पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस एक मॉडल पे लगाया है, वो आप उसको मतलब मॉडल नहीं लेके जा सकते और अपना नाम नहीं बोल सकते. तो इसमें बस एक्सपीरियंस और नॉलेज देखो, आपसे कोई छीन नहीं सकता, तो वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है, वो प्रोहिबिट नहीं है. फर्म रिकॉर्ड्स और वर्क परफॉर्म्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जो भी हम पेपर में स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो इरेज और रिटर्न हो चुका है वो सब हम रिटर्न करना पड़ेगा. और इसमें भी बोल रहे हैं देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट नॉट टू डू सो. यूज ऑफ सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा, लिंक्डइन या फिर हमारा फेसबुक हो गया, कुछ भी, मतलब उसमें आप अपने जो कनेक्शंस है क्लाइंट्स के जो उससे बातचीत करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ना और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन जो भी आप कम्युनिकेशन स्प्रेड कर रहे हो उसमें ये नहीं कि ये आप बता रहे हो कि मतलब आपको पूरी पॉलिसीज के हिसाब से चलना पड़ेगा एम्प्लॉयर के, कि वो क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. स्पेसिफिक जो अकाउंट्स एंड यूजर प्रोफाइल्स ऑफ मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मे बी क्रिएटेड फॉर सोनली प्रोफेशनल रीजंस की वजह से बनना चाहिए. और जैसे आपकी वो पूरी एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो आपको वो पूरी जो प्रोफाइल है उसको हो सकता है डीएक्टिवेट या डिलीट करनी पड़ जाए. दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयर्स पॉलिसीज. बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स इज टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स बनाए, ठीक है, एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल मीडियाज को अलग अलग करें. मेंबर्स और कैंडिडेट्स को डिस्कस करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर्स को कैसे हम अपना जो सिंगल अकाउंट है, अगर किसी का है पर्सनल कनेक्शन, वो कैसे प्रोफेशनली उसको डील करें. विसल ब्लोइंग क्या होती है, विसल ब्लोइंग इज नथिंग बट योर, कि इसमें ही बोल रहे हैं कि जैसे विसल ब्लोइंग होता है, जो फर्स्ट कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, उसके खिलाफ हम कितनी जल्दी, कौन सबसे फर्स्ट एक्शन लेता है या उसके खिलाफ सबसे फर्स्ट कौन आवाज उठाता है. विसल ब्लोइंग क्या होता है, मेंबर और कैंडिडेट्स पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयर आर सेकेंडरी टू प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी. जो भी इसमें बोल रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट की इंटेग्रिटी होगी ना और इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, इट इज अटमोस्ट, ठीक है, टॉप पे होगी. उसके बाद जो है हमारे इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर है, वही इसमें रिपीट करा गया है. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ भी अगर आपको आवाज उठानी पड़े कि इंटेग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट अगर हार्म हो रही है, क्लाइंट्स के कोई चीज हार्म होता है, आपको वो विसल ब्लो करना चाहिए, ठीक है. तो इसमें वही सब चीज एक्सप्लेन किया. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट डिटरमाइन वेदर दे आर एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. इसमें क्या होता है, जनरली हमारा जो एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें ना डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, बाय डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉइंग एंटिटी ओवर द मेंबर और कैंडिडेट. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंट्रोल इंक्लूड, ये सारी फैक्टर्स बताए गए कौन कौन से होते हैं. लेट्स सी, वर्क लोकेशन क्या है, कितने टाइम तक काम कर रहे हो, अदर पैरामीटर्स ऑफ द जॉब आर सेट, वेदर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द मेंबर और कैंडिडेट, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड है, ये सारी चीजें बताती है कि वो एम्प्लॉय है या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. तो अगर जैसे ही एक रिलेशनशिप पता चल गया हमारा क्लाइंट के साथ क्या है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, तो उसमें हमें ड्यूटी टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद बोल रहे कि रिकमेंडेड प्रोसीजर्स क्या होंगे. कंपटीशन पॉलिसी क्या होती है, इफ अ मेंबर और कैंडिडेट्स एम्प्लॉयर elects to have its employees sign a non-compete agreement as part of the employment agreement, the member or candidate should ensure that the details are clear and fully explained prior to signing the agreement. ठीक है, सारी पूरी की पूरी जो हमारी पॉलिसी है उसको अच्छे से हमें पूरा साइन करके, पूरा नॉन कंपेटिटिव एग्रीमेंट होता है वो उसको साइन करना पड़ेगा. टर्मिनेशन पॉलिसी जो है पूरा अच्छे से उसको अबाइड करना पड़ेगा, ठीक है. कौन कौन सा हमारा पूरा
क्लियर प्रोसीजर्स होना चाहिए, कैसे रिजाइन, टर्मिनेशन, सब चीज पूरा अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं। मेनी फर्म्स आर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी mandates to establish confidential and anonymous reporting procedures that allow employees to report potentially unethical or illegal activities in the firm. एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, मतलब पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद इंडिकेट करना चाहिए कि कौन कौन, मतलब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही फिर हमारा पूरी पॉलिसीज अप्लाई होनी चाहिए। नाउ द सेकंड इज एडिशनल कॉम्पनसेशन अरेंजमेंट्स। ठीक है, एडिशनल सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, लॉयल्टी। सेकंड इज योर एडिशनल कंपनसेशन अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें वही इंडिपेंडेंस वाला जो हमारा फर्स्ट बी था वो है इसमें, मतलब उससे थोड़ा सा मैच खाता हुआ है, बट सेम नहीं है, तभी अलग अलग किया हुआ है। Members and candidate must not accept gifts, benefits, compensation, consideration that competes with or might reasonably be expected to create a conflict of interest with their employer interest unless they obtain written consent from all the parties involved. अगर कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं, कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, कोई भी कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो वो पूरा प्रॉपर रिटर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑब्टेन परमिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जो भी सर्विसेज हो रही है सब चीज पता होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स लिया है, क्या क्या कंपनसेशन है, सबको पता होना चाहिए। जो जो पार्टीज इन्वॉल्व है, डायरेक्ट अगर कोई कंपनसेशन है तो वो भी पता होना चाहिए क्लाइंट, और एनी अदर इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी सब चीज पता होना चाहिए। मस्ट ऑब्टेन परमिशन फॉर एडिशनल कंपनसेशन। ठीक है, एडिशनल अगर कोई कंपनसेशन है वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए, बिकॉज सच अरेंजमेंट्स में अफेक्ट लॉयल्टीज एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रिएट पोटेंशियल conflicts of interest. The employer is entitled to have full knowledge of all compensation benefit arrangements. Okay. तो इसमें रिकमेंडेड प्रोसीजर्स क्या बोल रहे हैं, रिटन रिपोर्ट होनी चाहिए हमारी, कि सब चीज स्पेसिफाई होना चाहिए, क्या क्या कंपनसेशन है, कोई भी एडिशनल कंपनसेशन है, अगर हम किसी ब्रोकर से ले रहे हैं, फिर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो उनसे जो भी कंपनसेशन है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट शुड बी कंफर्म्ड बाय द पार्टी ऑफरिंग द एडिशनल कंपनसेशन। सारी जो भी डिटेल्स है एक रिपोर्ट में होनी चाहिए। वो टर्म्स जो है, नेचर ऑफ द कंपनसेशन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट की बात नहीं कर रहे, अप्रोक्सीमेट अमाउंट चल सकता है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट। अब है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर। अगर हम एक सुपरवाइजर है तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो इसमें बोल रखा है। ठीक है, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू इंश्योर दैट एनीवन सब्जेक्ट टू देयर सुपरविजन और अथॉरिटी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ कोड एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी अगर सुपरवाइजर है तो इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, so that they can apply this knowledge in discharging their supervisory responsibility. इसमें बोल रहे हैं जो भी अगर हमारे अंडर कोई काम करे तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ही नॉलेज नहीं होगी ऑफ द लॉ, तो हम दूसरे पे कैसे बोल सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि नॉलेज ऑफ इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। फिर बोल रहे हैं कि जो लार्ज, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ अ सुपरवाइजर, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, हमें क्या क्या देखना, वायलेशन तो नहीं हुआ किसी लॉ का, रूल्स, रेगुलेशन, फर्म पॉलिसीज, कोड एंड स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। टू बी इफेक्टिव सुपरवाइजर हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एजुकेशन। बीच बीच में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कि क्या एथिकल है क्या नहीं है। पूरी टीम को बिठाकर आपको एक प्रॉपर एक अच्छे से मीटिंग होनी चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उनको एथिकल। नॉट ओनली टू मीट गोल्स, शाबाशी मिलनी चाहिए, नॉट ओनली टू मीट कि हमारे टारगेट इतने लाख्स का, इतने करोड़ का हमारा टारगेट पूरा हो गया, नहीं। अगर कोई एथिकल और लीगल ऑब्लिगेशंस को अबाइड कर रहे हैं तो हमें उसको भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम एक बिजनेस गोल्स को ट्रीट करते हैं, ताकि मोटिवेशन मिले लोगों को और वो और ज्यादा एथिकल बिहेव कर सके। कंपेटिटिव, जो हमारे इफेक्टिव कंप्लायंस टूल्स है, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कंप्लायंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर दैट रिवॉर्ड्स एथिकल कंडक्ट होने चाहिए, अडॉप्शन ऑफ फर्म वाइड बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसमें ज्यादा कुछ ऐसे लिखा नहीं है, इसमें ये लिखा है कि अडॉप्ट करना चाहिए रीजनेबल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को जो हमें फॉलो करनी है, सिस्टम फॉर सुपरविजन होना चाहिए, कोड एंड स्टैंडर्ड्स और सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए कि किस किस चीज में हमारा जो वो एथिक्स है, अनएथिकल चीजें हो सकती है, वो सब चीज पता होना चाहिए, क्या क्या उसके अगेंस्ट में आपका क्या क्या रूल्स होंगे और क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती है, सब चीज रिटन होना चाहिए, एस्टैब्लिश, डॉक्यूमेंटेड और कम्युनिकेट अच्छे से होना चाहिए। साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है कंप्लायंस के लिए। और इसमें बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय मस्ट once an employer learns that an employee has violated things or may have violated the law, तो उसको क्या करना चाहिए, supervisor must promptly initiate an assessment to determine the extent of the wrongdoing. A supervisor should take steps to ensure कि violation जो है वो repeat ना हो और ये सारी चीजें गलतियां फिर से दोबारा ना हो। जो हमारी supervision है, supervision includes detection, डिटेक्शन भी होना जरूरी। ये नहीं बोल सकते कि हमने, अगर हमारी कोई 100 टीम्स है, 100 लोगों की टीम्स है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता कि ये किसने अनएथिकल किया। आपको जैसे एक कैप्टन होता है टीम में, वैसे ही कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतने में
कम मानी जाती है, हम बोलते हैं कि पूरी टीम जीती है, बट जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी हमारी टीम हारती है तो सबसे ज्यादा पकड़ा जो जाता है या किसी को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो वो होता है सुपरवाइजर। अगर इस केस में देखें तो, अगर प्लेयर के उसमें देखें तो कैप्टन। तो देयरफॉर इसमें बोल रहे हैं कि डिटेक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू डिटेक्ट वायलेशन ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्म, पॉलिसीज, कोड एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें सब बोले पीरियोडिक रिव्यू बहुत जरूरी है, और इसमें बोल रहे हैं कि टेक जो प्रोसीजर्स है उसके प्रॉपर स्टेप्स, इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम आपका होना जरूरी है। इसमें ये नहीं बोल रहे कि मेयरली इनएक्टिंग सच प्रोसीजर्स मे नॉट बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं होगा, आपको पूरा प्रॉपर उसका कि वो जो कंप्लायंस है वो अच्छे से हो रहा है फॉलो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अ मेंबर और कैंडिडेट मे बी इन वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इफ ही और शी नोज और शुड नो द प्रोसीजर डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये बोले कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पता है कि किसने क्या गलतियां की, बट ये भी होना चाहिए डिटेक्शन इज जरूरी, प्रिवेंशन ऑफ वायलेशंस इज बहुत ज्यादा जरूरी, आर नॉट बीइंग फॉलोड, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या है, इसमें प्रोसीजर यही है कि एम्फेसाइज करना है आपको, रीइंफोर्स करना है जो भी क्लाइंट की लॉयल्टी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टिंग क्लाइंट्स को मिसकंडक्ट जो भी हम कर रहे हैं उसके खिलाफ, और प्रोटेक्ट करना है फर्म की रेपुटेशन को। अब इसमें कोड ऑफ एथिक्स जो है फंडामेंटल होंगे आपके, प्रिंसिपल बेस्ड एथिकल है और फिड्यूशरी कांसेप्ट्स है। द प्रिंसिपल्स इन द कोड शुड बी स्टेटेड इन सच अ वे एक्सेसिबल और जो अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन इन द फॉर्म, ठीक है। एडवोकेट कंप्लायंस क्या होता है, रिटन और एक्सेसिबल मैनुअल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और आपकी क्लियरली डिफाइंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, सुपरविजन की स्कोप ऑफ द प्रोसीजर्स अच्छे से होना चाहिए, और आपकी मॉनिटरिंग और टेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, परमिसिबल कंडक्ट, रिपोर्टिंग वायलेशन एंड सैंक्शंस। वंस अ कंप्लायंस प्रोग्राम इज इन प्लेस, कंप्लायंस बन गया, चलो लॉ बन गया, सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर पूरा जो उसकी कंटेंट्स है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सब में समझाएगा उसको अच्छे से और उसको इन्फोर्स करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ड्यूटीज ऑफ द सुपरवाइजर के अंडर ही आएगी। अगर वायलेशन हो गया तब सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उस चीज में, जो भी गलती है, कितना स्कोप है ऑफ द रॉन्ग डूइंग वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो गलत हुआ है क्लाइंट के साथ या किसी भी इंटेग्रिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट्स अगर हर्ट हुई है तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा जहां तक आप कर सकते हो, ठीक है। और रॉन्ग डूअर को तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ पनिशमेंट्स देनी पड़ेगी कि फ्यूचर वायलेशंस ना हो। अब इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट शुड बी लाइक प्रॉपर्ली, आपको पता होगा तभी आप उसको एजुकेट कर पाओगे। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आपकी पूरी जो सर्कमस्टांसेस है अच्छे से पूरा फुलफिल होना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, अच्छे से सबको समझ आना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सेसिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यही सारी चीजें। और इस्टेब्लिश एंड एप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डू द राइट थिंग वाली चीज में उसको शाबाशी मिलनी चाहिए और उसको अच्छे से कंपनसेट करना चाहिए अगर कोई एथिकल कर रहा है तो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 86। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, विच इज लाइक हम पहुंच जाएंगे स्टैंडर्ड नंबर 5 पे और उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, विच इज योर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। अब हम उसको कैसे पूरा करेंगे उसको हम कल देखते हैं, ठीक है। सो हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।